सिचुएशन रूम में खुशामदीद। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि एक बैटल जो सड़कों पर लड़ी जा रही थी अब वो कानूनी जंग में बदल चुकी है और अब कल जो कुछ हुआ ये रिपोर्ट हो चुका है, मगर आज हम इसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला है। दो तरह के नुक्ता हाय निगाह जो मैंने बात की वो सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि कोई ऐसी लीगल रेमेडी है या नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया अभी नेशनल असम्बली ने जिसके मुताबिक इस केस में ये जो पानामा लीक्स हैं इसमें आगे प्रोसीड किया जा सके। जबकि एक और राय ये है, जब मैंने कुछ वकला से बात की तो उन्होंने कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ कंप्लीट जुरिस्डिक्शन है, जिसका मतलब यह है कि वो अपने तय फैसला भी कर सकती है। फिर 183(4) क्या है इस पे बात करेंगे, मगर ये तो मुश्किल सी बातें हैं। आसान बात जो आज हम अपने पैनलिस्ट से करेंगे वो ये कि क्या जो क्राइम मुबैना तौर पर कारपोरेट वेल या दबीज़ बड़े कारोबार का जो पर्दा है इसके पुष्ट पे, इसके पीछे होते हैं, उन्हें पकड़ा जा सकता है? क्या अमली तौर पर हम ये बात मान लें कि कानून समाज में अमूमी तौर पर जो है वो छोटे तबकात के लिए है कि कोई अनरेस्ट ना क्रिएट हो जाए, ये इसके लिए है जैसे आर्म्स बॉडी ऑफ मैन कहते हैं, पुलिस हो गई, ये जेलें वगैरह इसलिए बनाई गई हैं, या क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? और फिर इससे पहले जुडिशल कमीशन जो बनते रहे, जो जुडिशल कमीशन इस इलेक्शन पर बना था, अगर उसको पढ़ें तो आज बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की कि उसका फैसला पढ़ के ऐसे लगता है कि जैसे आपके गुर्दे ख़त्म हैं, आपका दिल जो है काम नहीं कर रहा, जिगर आपका ख़राब है, मगर माशाल्लाह सेहत आपकी अच्छी है। ये यानी ये जुडिशल कमीशन जिसे टूथलेस कहते हैं या जिसके पास इख्तियारात 183(4) के तहत, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ चलते चलते वो भी मामला देखने वाला है कि जो लीक्स थी और वो जो पीएम हाउस से लीक्स हुई, इन पे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी। इस वक्त मेरे साथ जनाब जस्टिस रिटायर्ड शबर रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, और हमारे साथ होंगे मारूफ दानिश्वर डॉक्टर इकरामुल हक, जिनका खासा काम है इस सो कॉल्ड कारपोरेट क्राइम पे, टैक्स अवॉइडेंस पे और ऑफशोर अकाउंट्स पे। उनको भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मगर जैसे साहब आपसे आगाज़ करते हैं बात का, पहले तो ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने TORs लेके आएँ और आप भी लेकर आएँ, 3 बच्चों के बयानात लेके आएँ, और अगर आप इस पे मुत्तफिक ना हुए तो हम TORs तय कर देंगे जो आप दोनों के लिए बाइंडिंग होगी। थोड़ी सी बात करने की अटॉर्नी जनरल साहब ने कोशिश की, तहफ़्फ़ुज़ात की, उन्हें खामोश कर दिया गया। एक तो बताएं लीगली क्या रेमेडी है अगर इसको हमने इसकी कोई नतीजे पे पहुंचना? जनाब शबर रज़ा साहब। थैंक यू काई साहब। देखें, दोनों फ्रीकैन या जितने भी फ्रीकैन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनमें उन्होंने ख़ुद पटिशनर्स ने अपनी 1843 के तहत दायर की, और दूसरी पार्टी जो हुकूमत है या मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर ली, इसीलिए उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। थोड़ी बात करने की कोशिश की थी उन्होंने हाँ, मगर उन्होंने बाद में जो भी कोई ऑब्जेक्शन अदरवाइज भी थे उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए, और उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबल है और हम सुनेंगे। इस पे कोई सीरियस ऑब्जेक्शन नहीं आया, और पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं और मेरे बच्चे जो है हम कोई भी फोरम जो हो वहाँ पे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरा ख्याल है अब इसके बाद तो इस चीज़ पे पार्टीज़ को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहस नहीं होगी कि उनके पास रेमेडी है या नहीं। जैसे आप ये कह रहे हैं। अब रेमेडी, हाँ रेमेडी अवेलेबल है, दोनों ने मान लिया कि जी हाँ इनको हम मानते हैं और ये ठीक प्लेटफॉर्म है। अब बात ये है कि जैसे आपने ये कहा कि एक तो जो स्टैंडर्ड लॉ है 1956 का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, उसको सब लोग कह रहे हैं कि वो इस केस में एटलीस्ट टूथलेस है। जहाँ तक तल्लक है कि सुप्रीम कोर्ट को हर किस्म का अख्तियार हासिल है, उसी में आप देख लें इलेक्शन डिस्प्यूट में भी मेन जो फरीक थे वो PTI और PMLN थे, मुस्लिम लीग नून या प्राइम मिनिस्टर की पार्टी। तो उसमें दोनों पार्टीज़ एग्री कर गई थी, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल लॉ इलेक्शन 2013 इंक्वायरी कमीशन ऑर्डिनेंस बनाया था, यानी एक स्पेशल लॉ बनाया गया। अब इस मामले में भी जैसे एतजाज़ एहसन साहब बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि आप इसमें
एक नया जो है वो कमीशन बनाएं एक नए लॉ के तहत, और उस सिलसिले में गालबन उन्होंने मूव भी किया हुआ है पार्लियामेंट में। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत उसको एक्ट की सूरत में उनके पास क्योंकि वोट ज़्यादा ये हैं तो वो एक्ट के तौर पर उसको मंजूर कर लें। अच्छा, जो कमीशन था 2013 जनरल इलेक्शन का जिसने किया वो टूथलेस नहीं था, उसमें ये जो इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं वो लेकिन उन्होंने कोई अपोजिशन नहीं की रिस्पांसिबिलिटी। वो ना अगर कोई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को तो आप कह सकते हैं कि ये टूथलेस नहीं है या लोगों के जो डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं है। मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ जज साहब, उनमें जितनी बातें थी कि उसको अगर पढ़ें और नीचे आखिर में ना जाएं तो लगता था ये इलेक्शन तो नल एंड वाइड हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में वो चल रहा है, दोनों पार्टियां कहती हैं हम जीत गए इसमें। नहीं, आप देखें वो लॉ मैं अभी आपको वो दूंगा, आप देखेंगे लॉ ने बहुत एम्पावर किया था उस कमीशन को, वो अब कमीशन का अपना है। और दूसरी बात ये कि इसी नज़ीर पे, इसी प्रेसिडेंट पे जो एक तो बात ये है कि नया लॉ बनाया जा सकता है, ये उसकी एक मिसाल है। दूसरी है कि उस लॉ को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। अच्छा, एक बात आखिर में फिर आप आगे दूसरे दोस्तों को शामिल करना, मुख्तसरन ये बताइए, आप समझते हैं कोई प्यूनिटिव एक्शन, कोई जजा हो सकती है? आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टेकअप किया है उसके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपने कमेंट्स में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कमीशन है इसके पास सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स होंगी। सारी पावर्स का मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल पावरफुल, इसका मतलब वो कमीशन विल बी ऑल पावरफुल, और उसके पास क्रिमिनल लॉ की, सिविल लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सारी पावर्स उसको हासिल होंगी। तो आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं जज साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। शाइक उस्मानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने बात सुनी जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा साहब की, एक तो आप इस पे कमेंट कर दें कि क्या अब फुली तौर पर कम्पिटेंट है ये, और उसमें और क्या अमली परेशानियाँ आ सकती हैं? कुछ चीज़ें तो 62, 63 के हवाले से भी हैं। फिर जो सारा केस आपके सामने है, कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं तमाम बच्चों की, जो पीएम साहब के बच्चे हैं, कोई कहता है 2005 में हुआ, कोई कहता है, तो आपको क्या लगता है कि तारीख़ पाकिस्तान में कोई ऐसा फैसला होगा जो माइटी, रिच और अनटचेबल जिन्हें समझा जाता है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, या आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को जनाब शाइक उस्मानी साहब? देखिए, ये जो अभी बात कर रहे थे जस्टिस साहब, शबर साहब, वो सही है, प्रोसीजर वाइज सही है, लेकिन मेरी नज़र में चूँकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों साइड के बयानात आ गए हैं, यानी जो पिटिशनर्स हैं उनके जो बयानात आ गए हैं, और उन्होंने जो निशानदेही की है कि जो चीज़ें गलत हुई हैं या पैनामा लीक्स के थ्रू, और इन लोगों ने जिनके ख़िलाफ़ के पिटिशन फ़ाइल हुई है उन लोगों ने भी अपने अपने जवाब फ़ाइल कर दिए। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है प्रेस में, उन्होंने सब ने इनकार किया है और ये कहा है कि कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया, सब कुछ सही है। अब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो गई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट बहरसूरत जो जहाँ बैठी है 184(3) के तहत, हालांकि उसकी पावर्स तो बहुत वास्ट हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कुछ भी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या ट्रायल कोर्ट नहीं है। और ये आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब ने जब भेजा था, एक ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस साहब को पहले कमीशन मुकर्रर करने के लिए, तो वो चीफ़ जस्टिस साहब ने उसको रद्द कर दिया ये कह के कि हम कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ नहीं हैं। अब चूँकि ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हो गए, और अगर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं तो उसको अगर सही चीज़ पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन तो करनी लाजमी है। अगर ये काम कमीशन को दे दिया जाएगा, जो भी कमीशन इस्टेब्लिश होगा, अगर उसको दे दिया जाएगा, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसी एजेंसीज़ की जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन। गोया मैं अगर सवाल रिफ्रेज कर दूं जस्टिस साहब, अगर नैब है, नैब को सारे कहते हैं कंप्रोमाइज्ड है, FIA कंप्रोमाइज्ड है, ये तो जस्टिस साहब ने भी कहा, इमरान खान तो खैर कहते ही रहते हैं, तो गोया आप ये समझते हैं कि इन एजेंसीज जो उनकी स्टेट है इस वक्त उनकी मौजूदगी में ये कमीशन जो भी हो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर वाज़ेह अंदाज में बात करें? जस्टिस साहब, शाइक साहब, देखिए, जी यही मैं आपसे कह रहा था कि जो कमीशन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, वो जो भी कमिश्नर होगा उसको यकीनन मदद लेनी पड़ेगी जो अदारे आपके पास मौजूद हैं। कोई एक नया अदारा तो बन नहीं सकता, वही अदारे इस्तेमाल करेंगे, नैब, FIA,
और वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑलरेडी इतनी अच्छी नहीं है, और वो क्या इन्वेस्टिगेशन करके कैसे करेंगे ये ज़रा मुश्किल काम नज़र आता है। तो इवेंचुअली मेरे ख़्याल में ये तरीका जो बनाया गया है इससे सही बात पर पहुंचना ज़रा मुश्किल नज़र आता है मुझे, और यानी यकीनन क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये वो होगा मेरे ख़्याल में होगा यही कि कमीशन तो बन जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन उसका फिर फ़ायदा कोई ख़ास नहीं होगा। यानी जो आप कह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं उनको कोई पकड़ नहीं सकता, हाँ, फिर छोटे लोग पकड़े जाते हैं, वही होगा। देखिए, आप दो फाजिल जज साहिबान बैठे हैं और आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। ये फिर हम कानून में एक तरमीम ले आते हैं कि जो 50-60 मिलियन से ऊपर की जो चोरी है वो चोरी नहीं है, उस पर तो आप जो है स्टार बन जाते हैं हम लोग, जाहिर है। फिर ये क्या मामला। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं। इनका बहुत बड़ा काम है, मैं आज भी इनका आर्टिकल देख रहा था जिसमें 3 खास तौर पर केसेस का इन्होंने जिक्र किया। एक तो एक सड़क थी 125 मिलियन, उसकी मिस अप्रोप्रिएशन केस नैब में मौजूद है। एक और इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स FIA में मामला था। फिर एक और नुक्ता इन्होंने उठाया और वो है जो रकम हासिल की जाती है इनाम के तौर पर मियाँ साहब ने ली बच्चों से, उसमें टैक्स पे नहीं हुआ, NTN नंबर नहीं था। इनसे ही पूछेंगे क्योंकि इनका नुक्ता नज़र मुझे इनके आर्टिकल्स पढ़ के ये महसूस हुआ कि वो समझते हैं कि पीरियड सज़ा जज़ा हो सकती है इसी फोरम पर, इन्हीं एविडेंस की मदद से अगर काम किया जाए तो। मामला क्या है, आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपका बहुत ज़्यादा काम है इस ब्लैक मनी को ट्रैक करने में और वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ भी आप काम करते रहें, इसमें भी आपका बड़ा हर चंद के आप बड़े खुल के सामने नहीं आते, मगर यानी इस हवाले से जो आपका कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि एक तो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं और आप कॉर्पोरेट लॉ देखते हैं, ये जो एविडेंस इस वक्त आपके मौजूद है और जो आर्टिकल आपने भी लिखा, जो अब तक उनके सामने है, उन्हें कोई मदद की ज़रूरत पड़ सकती है कोर्ट को या जो उस जुडिशल कमीशन को कि वो एक्टिव करे इनको, नैब को, या इसी पे वो फैसला कर सकती है? और फिर मैं ये भी आपसे भी पूछूंगा जो सवाल मैं शबर रज़ा साहब से पूछना चाहता हूँ, जो भी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हर रेमेडी है, अगर इंसाफ करना चाहे अदालत तो वो कर सकती है, उसके हाथ बंधे हुए बिल्कुल नहीं है। जी इस केस के हवाले से ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब। जी, ये मेरी नज़र में कुछ परजरी का केस भी है कि जो बयान, परजरी का मतलब है झूठ बोलना। जी, ये हमारे यहाँ भी है क्योंकि इसलिए कि हमारा जो कानून है फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है, और उसके बाद अगर आपने हल्फन झूठ बोला हो अपने एहसासों में तो फिर उसके बाद आपकी फॉर लाइफ भी आप पब्लिक ऑफिस एक्सप्लेन कर दें डॉक्टर साहब कहाँ पे ये जुर्म हुआ है? जी, ये हमारे यहाँ जो एक तो हमारे सबसे ऊपर तो हमारा आईने पाकिस्तान है जिसके अंदर आर्टिकल 62 और 63 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस का जो है वो सेक्शंस है कि अगर आप सगेशियस ना रहें, अगर आप ऑनेस्ट ना रहें और आपका कंडक्ट जो है वो ऐसा हो कि आपने कभी हल्फन झूठ बोला हो तो फिर आप को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। नीचे फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक। नहीं, ये कहाँ पे हुआ है वायोलेट लॉ इस केस में? जी, इस केस में इसलिए वायोलेट हुआ है कि उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस में ये कहा कि हम यहाँ से बहुत सा पैसा लेकर गए, जब हमारा सब कुछ छीन लिया गया था तो हमने जाकर गल्फ स्टील मिल लगाई। उसके ऊपर उस ज़माने में हमारे यहाँ जो था बाहर पैसा लेके जाना जो था वो बग़ैर स्टेट बैंक की इजाज़त के जुर्म था। तो इसी केस में उन्होंने उस वक्त कितना था, हम $1000 लेके जा सकते? जी, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस केस में ये हुआ है कि उन्होंने पटिशनर्स ने एक बयान हल्फी लगाया है डॉक्टर मुबशर हसन का, जो उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि ये मैं हल्फन बयान देता हूँ कि उस ज़माने में ना इन्होंने हमसे कोई इजाज़त तलब की और फिर ये इतनी बड़ी मिल जो थी वहाँ कैसे लगी। किसने लगाया बयान हल्फी? ये इमरान खान साहब के। अच्छा, PTI ने बयान हल्फी लगवाया कि उस दौर में इन्होंने कोई इजाज़त नहीं पैसा बाहर जाने की, जबकि मियाँ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था कि हमने बाहर जाके बहुत बड़ी मिल, और फिर वहाँ से मिल से पैसा उन्होंने कहा कि हम लेकर जद्दा अजीज़ है, क्योंकि उनके साथ पहला हादसा वो बताते हैं कि भुट्टो के ज़माने में हुआ, दूसरा हादसा मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, सब कुछ लुट गया, वो बिल्कुल यहाँ से बेयारो मददगार गए और फिर वहाँ उन्होंने मिलियंस और बिलियंस के असासे खड़े कर लिए और उसका कोई ट्रैक उनके यहाँ के लोकल जो हमारे डेक्लेरेशंस होने थे वो इनकम टैक्स का डेक्लेरेशन होता है और जब कभी इलेक्शन लड़ते हैं तो नॉमिनेशन पेपर में होता है। हैरत की बात यह है कि इन दोनों में इसका दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं मिलता। तो ये जो हम कह रहे हैं कि अभी बहुत रिसर्च की, बड़ी तहकीक की, बड़े कमीशन की ज़रूरत है, अगर वहाँ
इंटेलिजेंटली पटिशनर ये अपना केस प्रेजेंट करें कि जी ये बयान और ये एविडेंस, ये बयान और ये एविडेंस। इसके अलावा क्या है जो वल्नरेबल बनाता है गवर्नमेंट साइड को, या मियां साहब? जी, वो ये है कि आम तौर पर ये जो हमारे यहाँ पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं या उनके बच्चे हैं, वो एक ही चीज़ समझा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जब आप नैब का ऑर्डिनेंस देखते हैं या आप हमारा जो इलेक्शंस लॉ देखते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अपने एहसासों का और उनके सोर्सेज का, आप अपने एक्सपेंसेस के लिए, हर चीज़ के लिए बिल्कुल वाज़े और शफाफ हो। यहाँ मामला ये है कि आप खुद मान रहे हैं कि आपने ऑफशोर कंपनियों को एज ए व्हीकल यूज़ किया। अब ऑफशोर कंपनी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए इस्तेमाल करना आम बिजनेसमैन करता है, उसके कई मफादात भी तो है ना हमारे जो जी, ये इसी तरफ मैं आ रहा हूँ। जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उस ज़माने में ये फ्लैट्स लिए जाना और टिम सेबेस्टियन को ये कहना कि हम किराए पे हैं उनके एक जो है फर्जंद का, जी, उसके बाद ये कहना कि नहीं ये हमारे हैं। और फिर सबसे डैमेजिंग बात ये है कि हमारे पास एक कोर्ट का फैसला है 1995 का, क्वींस बेंच का लंदन में, जब अल तौफीक ने इनको वहाँ पे सू किया कि आपने हुदैबिया पेपर मिल का लोन जो है उस पर डिफ़ॉल्ट कर गए थे, तो वहाँ ये चारों फ्लैट जो थे ये सामने आ गए कि ये वहाँ एज ए गारंटर्स ने रखे हुए थे। कब खरीदे गए थे डॉक्टर साहब आपके जो ये 93 में जो 16 था नंबर वो मेफेयर का, वो 93 में ख़रीदा गया और बाकी 3 जो है वो 94 और 95 के दरमियान। उसको 94 में तो वो कानून बन चुका था ना, जो प्रोटेक्शन ऑफ, नहीं ये पैसा बाहर जा सकता था। जी नहीं, उसके लिए भी ये था कि अगर आप लेकर भी जाएं तो वो अकाउंट का फिर ट्रेड रह जाता है, क्योंकि आप हुंडी और हवाला से नहीं लेके जा सकते। और अभी तक उनके किसी ऐसे फॉरेन करेंसी अकाउंट का जिक्र उनके टैक्स डिक्लेरेशन में नहीं है जहां से वो पैसा जा सकता था, मगर लीगल सोर्स कोई नहीं है उसके बाहर जाने का। जी, तो ये मेरे ख्याल में एक सख्त अंदाज आप तो ये कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं, क्लोज एंड शट केस क्या होता है? जी जी जी, सॉरी करेक्ट मी, क्या दरअसल आपने गौर किया होगा कि वो जो पास्ट एंड क्लोज या क्लोज एंड शट केस वाली बात है वो एक और कॉनोटेशन में, यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि अभी पनामा पेपर्स के सवालात भेजे गए थे इनको, तो इन्होंने प्रीएम्प्ट किया। पहले आज तक कभी आकर उन्होंने नहीं टीवी के इंटरव्यूज़ में बताया था कि हमारे एहसासे हैं, बल्कि आपको वो इंटरव्यू याद होगा जहाँ पे मोहतरमा ने आकर ये कहा कि अगर आप मेरे कोई एहसासे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जाहिर कर दें तो मैं आपकी हर बात मान लूँगी। और अभी ये जो पनामा पेपर्स में जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले सवालात गए तो सडनली इन फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि अब तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो वो तो फिर इंटरव्यूज आ गए थे ना टीवी पे। जी, और उन्हीं इंटरव्यूज ने और मामला खराब कर दिया क्योंकि उसके अंदर ऐसे तजादात आ गए। तो ये बेसिकली अच्छा, अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, और ये आपने जो कहा तजादात सामने आ गए, शबर रजा साहब, अब जस्टिस साहब ये फरमाइए कि ये जो तजादात अब परसों मंडे वाले दिन 3 बयानात बड़ी सख्ती से मंगवा लिए हैं बच्चों के, जिनके बारे में अपेरेंटली ये लगता है, जो डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो जब ये बयानात पहुंचते हैं और ये जो राय है डॉक्टर साहब की, शबर रजा साहब, कि इनफ है, ये एविडेंस जो सामने है, अगर वहाँ कोई एक्शन होना है तो हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एविडेंस 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी एविडेंस होती है, एक सेकेंडरी एविडेंस होती है। प्राइमरी एविडेंस कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, और डॉक्यूमेंट्री भी वो जो एक तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जजमेंट हो किसी भी अदालत की, कॉम्पिटेंट कोर्ट की, तो वो एक बड़ा रिलायबल डॉक्यूमेंट है। सेकेंडरी आप कहते हैं? नहीं, वो होते है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो उस डॉक्यूमेंट की, उसको सेकेंडरी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसका जाकर इन्होंने जिक्र किया, उसमें ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, वहाँ पे सूट फाइल हुआ है, उसमें इनको डिक्लेयर किया एक्यूज़, और ये चारों फ्लैट जो है वो अटैच किए लंदन हाई कोर्ट के ऑर्डर से। अब लंदन हाई कोर्ट के ऑर्डर को या उसकी डिक्री को तो आप मतलब डाउट नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट को। तो वो फिर इन्होंने पेमेंट की, तो फिर वो रिलीज़ हुए। तो इससे 2-3 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि इसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी एविडेंस है, दूसरा ये कि ये 95 में एग्जिस्ट करते थे, जबकि उनके बच्चों ने कहा जी हमने 205 में लिए। तो इसकी लंबी कहानी। अब दूसरे कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी जो है वो उसकी आप सेकेंडरी एविडेंस कह दें, लेकिन एविडेंस इसमें है, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एविडेंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब डिक्लेरेशन देता है कोई कैंडिडेट, तो उसमें नॉमिनेशन पेपर पे एक पार्ट होता है जिसमें आप हल्फिया बयान करते हैं।
मैं हल्फिया बयान करता हूँ, और हल्फिया बयान करने के में शामिल है कि एसेट्स आप हल्फिया तौर पर बयान करते हैं। उसमें आप ये भी कहते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो आप पे डिपेंडेंट हैं नहीं डिपेंडेंट, आपकी जो प्रॉपर्टी है फलां फलां किसके पास है। उसमें 13 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है कि मरियम बीबी जो है वो डिपेंडेंट हैं, और अब उन्होंने जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो इंडिपेंडेंट हैं, और ये हल्फिया बयान है। एफिडेविट पे जो बयान हो वो भी प्राइमरी, अगर हल्फिया बयान दिया गया और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत है, तो फिर वो भी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो तो देखें ना नेशनल असेंबली। मैं इससे पहले ब्रेक की तरफ जो शबर रज़ा साहब, मैं चाहूँगा इस बात को आप रीइटरेट करें जो भी आप ब्रेक में फरमा रहे थे कि आप समझते हैं कि तमाम रेमेडीज अदालत के पास मौजूद होती हैं और हैं, कोई यानी उसमें कोई जिस तरह कहा जा रहा है कि कानून नहीं है या कानून बने पहले, तो फिर तो आप समझते हैं कि वो फैसला करने के यानी अहल भी हैं? बिल्कुल। देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट का अपना उन्होंने कहा है कि जो भी बनेगा वो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स होंगी। और मुझे लगता है जिस तरह इलेक्शन के 2013 पे स्पेशल लॉ बना था ट्रिब्यूनल, इसमें भी बनेगा और उसमें सारी पावर्स होंगी। फिर ये कि जब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स इसको हासिल होंगी तो इसमें तो वो पावर्स भी होंगी जो इस लॉ में जो बनेगा मेरे ख्याल में ना भी लिखा हो। जैसे आर्टिकल 187 है, आर्टिकल 187 कहते हैं कि पेंडिंग मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर भी कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अब ये है कि इसका कोर्ट या ट्रिब्यूनल फैसला क्या करता है, इस पावर को इस्तेमाल किस तरह करता है, वो एक अलहदी बात है। बट पावर्स में कोई कमी नहीं। और जस्टिस साहब ने भी ये भी फरमाया कि जो जुडिशल बना था वो भी कोई फैसला ले सकता था, कोई प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकता था, उनके पास सब इख्तियार मौजूद था, मगर बाद अज़ा हमने देखा जो हुआ। मगर मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। अब दो नुक्ता है निगाह सामने आए हैं, एक जनाब डॉक्टर इकराम साहब और तकरीबन एक ही लग रहा है जनाब शबर रज़ा साहब का, जबकि शायक उस्मानी साहब का ये कहना है कि जब एविडेंस और जब बात आगे बढ़ेगी तो शायद ये मीनिंगफुल ना हो। मगर इन बातों की रोशनी में जो सामने आई हैं, जो इकराम साहब ने वो ग्लेयरिंग, जी प्लीज़। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग अदारे जब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं नॉर्मल हालात में, तो उनका रवैया और होता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के, जी बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, बड़ी अच्छी बात की, मैं ये बात कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक के बाद आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये काम करेंगे ये अदारे तो शायद उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में करना पड़े। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं शायक उस्मानी साहब की तरफ बढ़ूँ, जनाब शबर रज़ा साहब, आप अभी फरमा रहे थे, जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि जस्टिस इफ्तिखार तो इन ऑफिस से काम करवा लिया करते थे जो एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस तरह आम तौर पर खामोश रहते हैं। जस्टिस साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जी नॉर्मल जब हालात में गवर्नमेंट के अंदर ये अदारे, इन्वेस्टिगेटिंग अदारे काम करते हैं तो उनका रवैया और होता है, और उसमें भी अगर कोई अफसर तगड़ा हो तो और होता है। लेकिन जब सुपीरियर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब करवाना चाहें उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई रिपोर्ट लेना चाहें ऑनेस्टली, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस हैं, जैसे आपने एक साबिक चीफ जस्टिस साहब का नाम भी लिया। तो ये बात नहीं है कि ये अदारे किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकते या स्पीड बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट के जज के मुश्किल बनेगा कमीशन अंडर स्पेशल लॉ, वो बिल्कुल करवाएगा और होगा। जी शायक उस्मानी साहब, अब ये जो बातें आपने सुनी कि ग्लेयरिंग उसमें हैं, कुछ ऐसी एविडेंस है जिसमें वायोलेशंस हुई हैं और इतनी ज़्यादा, और अदालतें, ये तो आप भी मान रहे हैं शायद कि अदालतों के पास तमाम तरह का इख्तियार मौजूद है, तो क्या वतन अजीज़ में कोई रवायत डल सकती है? इससे पहले तो हमने नहीं देखा। अब लगता है जब सुप्रीम कोर्ट में हम रिमार्क्स सुनते हैं कि शायद तारीख दोहराई ना जाए, तारीख लिखी जाएगी, लगता है ऐसे। शायक उस्मानी साहब, आपको भी ऐसे लगता है इस केस के ज़िमन में? देखिए, ये जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो परसेप्शंस है ना। हमने जो पढ़ा, जो देखा, उसके बिना पर हमने एक चीज़, कुछ नतीजे अखज़ किए और वो हम लोग बयान कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे आप कोई ऐसा लीगल एक्सपर्ट लाते जिसका के ताल्लुक़ PMLN से होता, तो वो उसका परसेप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होता। वो कहता है ये सब गलत है। तो ये ऐसी, तो हमेशा इस किस्म की तज़ाद तो रहता है जब कोर्ट के पास कोई भी चीज़ जाती है।
फिर कोर्ट को ये फैसला करना पड़ता है कि कौन सी बात सही है। अगर तो कोर्ट खुद उसको इन्वेस्टिगेट करे, एविडेंस खुद रिकॉर्ड करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर और जो भी असिस्टेंस लेना चाहे किसी और अदारे से वो ले करके वो एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे और फिर एक फ़ैसला सुना दे, तो बात तो सही है। यानी मैं इस तरह से आपको इसको प्रेजेंट करूं कि अगर फ़र्ज़ किया सुप्रीम कोर्ट इस मौके पर बजाय इसके कि वो एक कमीशन बनाने का सोच रही हो, वो ये कर दे कि ठीक है जी, हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई, इनकी एविडेंस आ गई सबकी दोनों से, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल कोर्ट साइड कोर्ट बनने का भी इख्तियार मौजूद है। तो वो ये करके वो फिर वो डायरेक्शन दे नैब को या FIO को कि आप अपनी रिपोर्ट जो है, और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि आप इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें फॉरेन एक्सपर्ट्स की। वो फिर वो उनसे कहे कि वो रिपोर्ट आप बना करके हमारे सामने पेश करें और हम फैसला करेंगे। अगर इस किस्म का कोई बात करती सुप्रीम कोर्ट तो यकीनन कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना करके, चाहे जितना भी पावरफुल कमीशन बना दें, वो फिर उस कमीशन, वो कोर्ट तो नहीं होगी ना, वो कोर्ट की पावर्स आपको दे दें। अच्छा शाइख साहब, आपसे सवाल है, एक बड़ा वाज़ेह सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। सवाल ये कि आप एक रिटायर्ड जज हैं और लॉ एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह आप माने जाते हैं। जितना कुछ आपने देखा है अपेरेंटली, अगर ये आपके सामने हो या जो रिपोर्ट हो रहा है, तो आपको अपेरेंटली लगता है, डू यू स्मेल सेंस एनी रॉन्ग डूइंग? इसमें लगता है कि ये कोई वारदात हुई है? देखिए, अपेरेंटली तो नज़र आता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। यानी ये तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी बाहर बनाना तकरीबन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो अपर मिडिल क्लास है उसमें से 90% लोगों की प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी वो करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आम तौर से पता नहीं चलता उसका। अब ये यहाँ पता चल गया। यही पूछना चाहता हूँ, पता क्यों नहीं चलता? तो हम क्यों नहीं पकड़ पाते? जरूर है, हमारा लॉ का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे क्या लैकूनाज हैं। अगर आप जैसे जज ये कह रहे हैं कि भाई लग रहा है कुछ खेल हुआ है, और उसके बाद ये दे सिंपली गेट अवे विद इट, व्हाई सर? देखिए, यहाँ पे तो हमारे पे फर्स्ट की पहली तो बात ये, कवानीन हमारे पास ऐसे नहीं है। वो कोशिश की जा रही है बनाने की कवानीन, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ। हमें चाहिए यही था कि जैसे ही ये पैनामा लीक्स का मामला शुरू हुआ था, हम असेंबली में फ़ौरन एक कानून नाफिज कर ये इंट्रोड्यूस करते जो कि इन चीज़ों को कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती। वो हमने किया नहीं। अगर हम इस तरह से परसेप्शन पे जा रहे हैं, अब उसको नज़र तो आता है कि यहाँ पे कुछ, जैसे कहते हैं दाल में काला है, लेकिन उसको अगर आप साबित करना चाहें कोर्ट में, तो उसमें आपको इतनी आसान नहीं होगा कि कहना कि भाई इसका मतलब है, मैं आपकी बात ये समझूं कि जहां दौलत है, जहां ताकत है, वहां प्यूनिटिव एक्शन नहीं हो सकता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये इसको हम मान लें, क्योंकि अगर मैं गरीब आदमी करूंगा मैं तो पकड़। बात नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बात यह है कि पहले तो कवानीन होने चाहिए उसे करने के लिए, दूसरे के अदारा ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर सके। जिससे मैंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये खुद करना चाहती तो यकीनन कर सकती थी, लेकिन अगर कोई कमीशन बना देगी तो मेरे ख्याल में उसके सामने ये मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। शाइख साहब दोबारा आपकी तरफ होगा। डॉक्टर इकराम हक साहब, हजूर मुझे तो कानून ना मैंने पढ़ रखा है, ना इस मुल्क के अवाम ने पढ़ रखा है। हमारे तो वैसे ही 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं इन्हीं पैसों की वजह से बैठे हुए हैं जो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आप ये बताएं, ये तसुर पुख्ता है, मैं आवामी ज़बान में पूछ रहा हूँ कि जनाब डाडे बंदे नहीं फट सकते, जिस तरह कानून की है ना कि इट्स लाइक अ कॉब वेब, द पावरफुल टीयर्स इट अपार्ट। जो ताकतवर है कानून को फाड़ के निकल जाता है, गरीब आदमी उसमें पकड़ा जाता है। ये तसुर क्यों है? अगर है, पहली तो बात है, अगर है तो क्यों है डॉक्टर साहब? नहीं, ये तासुर नहीं, हकीकत है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 1992 में जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने एक इंतहाई भयानक कानून बनाया जो मुल्क की जड़ों को लेकर बैठ गया, और जिसकी वजह से आज हम ये मामला देख रहे हैं। उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992। इसके तहत क्या हुआ? उसके तहत ये हुआ कि आप जितना चाहे पैसा यहाँ से बाहर ले जाएँ, जितना अंदर ले आएँ, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब दुनिया में कभी ऐसा होता है कि आप ये कहें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ओपन स्टेट पैटर्नाइजेशन से, मतलब आपकी रियासत खुद, ऐसा कानून कहीं और भी है किसी मुल्क में? नहीं, देखिए अब दुनिया में हर जगह पे ऊपर बल्कि इसके खिलाफ कवानीन बनाए जाते हैं, जहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो, जहाँ करप्शन हो। ये कानून उसको फैसिलिटेट कर रहा है कि अगर आपने काला धन कमाया है तो हिफाजत से बाहर ले जाए। दूसरी तरफ देखिए 99 में जब मुशर्रफ साहब इनको पिनलाइज करना चाहते थे तो उन्होंने अपना जो एहतसाब पहले और उसके बाद ये नैब ऑर्डिनेंस, उसमें क्या किया कि पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, फिर उनके साथ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ करके उनको मुल्क से बाहर भेज दिया और सारे जो केसेस थे
उसको बॉक्स में बंद करके। यही आप देख लीजिए कि सरे महल के साथ हुआ। हमारी जो ऊपर क्लासेस थी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ना सिर्फ कवानीन बनाए, अदारों को भी जो है वो मफलूज किया। ये बात लोगों के लिए, पाकिस्तानी लोगों का अलमिया यही है कि हमारे ऊपर चंद जो लोग थे इन्होंने अदालतों को भी इसलिए मफलूज किया, अदारों को भी इसलिए मफलूज किया कि इनकी जो बेपनाह दौलत, जो अभी शाइक उस्मानी साहब भी फरमा रहे थे कि ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तान की ये वाली जो ऊपर का हमारा तबका है इसके बाहर ही सारे जो हैं मफादात हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसी फैमिली जो यहाँ बहुत कारोबार किया और उनकी 9 साल में 9 मिलें लग गई जब वो एक फ़ौजी आमिर के साथ उन्होंने काम शुरू किया। पहले तो उनकी एक स्टील रोलिंग मिल होती थी, फिर उन्होंने बैंकों से इतने कर्जे लिए। आप ज़रा जफ़र अली केस देख लीजिए, दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो खुद अदालतों, उसके अंदर एक एक नेक्चर लगा हुआ है कि कैसे फ़ायदे उठाए गए और वो पार्ट है। एक ब्रेक लेनी है मुझे इकराम साहब, डॉक्टर इकराम साहब, एक ब्रेक लेनी है। मगर ये जो की तरफ हम आए हैं कि ये क्या मामला है, ये क्यों है इस तरह से। अभी मैं जस्टिस शबर रज़ा साहब की तरफ आऊँगा तो उनसे पूछूंगा कि क्या हम जब इनकलाब के तराने गाते थे और बताया जाता था कि ये जेलें और ये जो कानून का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या लोगों को या एक तबकाती कशमकश को चेक में रखने के लिए, क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, या वो नुक्ता नज़र गलत था, या फिर ये फैसला साबित करेगा कि नहीं इस निज़ाम में कोई रमक और जान है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जस्टिस शबर रज़ा साहब, ये अभी जो हमने गुफ्तगू की और अभी हमने ब्रेक में ओलिगार्क्स का जिक्र किया। ओलिगार्क्स हम कहते हैं जिनके पास ताकत और दौलत का इज्तमा हो जाए, ताकत सियासी, हुक्मरानी और साथ दौलत भी। तो क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फाजिल अदालत ने भी कहा कि जनाब ये इदारे तो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, कुछ भी नहीं, तो क्या अल्टीमेटली ये बैटल कहाँ रुकेगी? जो 2-4 इदारे रह गए हैं वो क्या दोबारा से जो रिट है वो उसको रिट्रीव कर लेंगे, या फिर ये ओलिगार्क्स ही चाहेंगे जो होगा कानून इन पर उसका अमल नहीं होगा, यानी लागू हम पर ही होगा? शबर रज़ा साहब देखें, अरस्तु ने कई हज़ार साल पहले कहा था कि जहाँ बिज़नेस और स्टेट पावर या सियासत इकट्ठे होंगे तो वो मामला ठीक नहीं हो सकता। वो हमारे मुल्क में हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि हमारे जो हुक्मरान है वो पूरी दुनिया में जाके लोगों को इनवाइट करते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा क्लाइमेट है बिज़नेस का, आप आके यहाँ बिज़नेस करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए अपने बेटों को क्यों नहीं कहते कि वो अपने अरबों रुपए जो बाहर उनका बिज़नेस है वो यहाँ क्यों नहीं करते इस मुल्क में। आखिर में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे अदारे, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे कोई भी हो, ये चलते हैं अपने लोगों के मजाज के मुताबिक। मैं अपने अवाम को ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ को बुरा समझें या समझें कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ पार्टी गलत काम कर रहा है तो उसका प्रॉपर तरीके से इजहार करें। घरों में बैठ के कुड़ते रहना और ये कहना कि जी बड़े लोग पैसे वाले खा गए, ये कोई निज़ाम नहीं ठीक होने देने, जिस तरह की हमारी पब्लिक का बाय एंड लार्ज रिएक्शन है या एटीट्यूड है, उससे यही होगा। उसे आप समझते हैं कि इदारे रिफ्लेक्ट करते हैं? क्योंकि मैं आखिरी लम्हों में चाहूँगा एक शाइक उस्मानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। अभी जो बात शबर रज़ा साहब ने की है और ये हमने ये जो कारोबार और सियासी ताकत का जो इज्तमा है, क्या ये है मदर ऑफ ऑल इल्स जनाब शाइक साहब? देखिए, बात उसमें यह है कि पिछले 10 साल में हर एक आदमी ने अपना घर बाहर बनाया हुआ है। जितने पाकिस्तान में अच्छे खाते पीते लोग हैं, मेरे ख्याल में आप कहीं भी जाएं कि हर एक के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। किसी को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जब उनको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है बाहर इलाज करवाते हैं, फ़ॉरेन डिग्रीज़ लेते हैं। अगर आप निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं, डुअल नेशनलिटी बंद कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, फ़ॉरेन डिग्रीज़ को रिकगनाइज़ ना करें अपने मुल्क में, लोगों को बाहर इलाज करने की इजाज़त ना दें, मुल्क में इलाज कराएं। ये सब चीज़ें अगर आप नाफिज करें फिर जाके चेंज हो सकता है। अगर आप ये खुली छुट्टी देंगे लोगों को, जो चाहे करें, जहाँ पैसे ले जाएं, जहाँ जाएं, जहाँ रहें। आप भी शायद साहब समझते हैं 92 का जो कानून था वो उसने बर्बादी की है, जो जिस तरह डॉक्टर इकराम साहब ने कहा है? जी, वो उसने बर्बादी की। उसके बाद तो अब तो खुला हो गया ना, अब तो हर एक आदमी बाहर रहता है, हर एक आदमी ने बाहर अपना एसेट्स बाहर रखे हुए हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। तो ये तो हमारा मुल्क में तो लोगों को किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है,
कोई जी इकराम साहब आपसे आता हूँ, चंद लम्हे हैं, ये जो आप समझ फिर एनी रे ऑफ होप, और ये जो कौम ने नजरें लगा रखी हैं सुप्रीम कोर्ट पे, अगर तो रॉन्ग डूइंग हुई है, नहीं हुई तो माफ करते हैं, सामने आ जाए। जिस तरह कहते हैं इंसाफ सिर्फ हो ना होता हुआ नजर भी आए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो दे शुड भी, वो तो 20-50 साल और हुकूमत करेंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो आपको लगता है इस बार सामने आएगा? जी मैं पूरा उम्मीद हूँ, क्योंकि आज के फैसला जो एक रिव्यू पटिशन फाइल की थी हुकूमत ने, उनको फैसला पसंद नहीं आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि जो इज़्ज़त माब हमारे वज़ीर आज़म हैं वो कहते थे मैं क्यों काबीना के पास जाऊँ फैसलों के लिए, मैं तो तनहा करूँगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया, उन्होंने कहा नहीं जी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होता, काबीना भी होती है, और वो फैसला उनके ख़िलाफ़ आया, उनको बहुत गुस्सा आया। आज उन्होंने रिव्यू पटिशन उनकी लगी थी वो भी खारिज हो गई। अब ये वो माइंड सेट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जहाँ ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो, और जिनके पास दौलत होती है। मगर हमारी अदालतें उज़्मा ने साबित किया है ये पिछले दिनों में कि वो अब बहुत कंसनट्रेटेड हैं अपने काम पे, और वो किसी को खातिर में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूरी हर बंद इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये नहीं की तो नहीं मिली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इनके मेरे पास 10 केसेस ऐसे हैं जिसमें एसआरओ का नाजायज इस्तेमाल, उसके ऊपर कोर्ट की वर्डिक्ट। आज आपने एसआरओ के बारे में भी बात की कि ये भी आप नहीं जारी कर सकते जो 500-600 अरब रुपए की हर साल हमारे टीका लगा जी। इसी खानदान के ऊपर एक एसआरओ के जरिए जो था बहुत बड़ा इंपोर्ट में फ़ायदा लिया गया, और उसका जिक्र सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट में मौजूद है, जिसके अंदर ये स्टिक्चर आ गया था कि इनकी वजह से इन्होंने बिजनेस तबाह किया और अपनी एम्पायर को बनाया। अब वो सारी चीज़ें जो है नैब को सामने रखकर डेफिनेटिवली मैं समझता हूं कि इस ऑनरेबल कोर्ट को फैसला करना। जस्टिस शबर रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शाइख उस्मानी, जो नाज़रीन जो हमने गुफ्तगू की वो इसलिए की कि इस मुल्क में 66,000 लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, 11,30,000 बच्चे साल में गंदे पानी से मर जाते हैं। सब सहारन अफ्रीका से गंदे हैं हमारे जो सोशल इंडेक्स है। हमारे 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हैं, यहाँ धुन बरसता है, बेशुमार दौलत पैदा होती है, उसका रुख क्या आवाम की तरफ हो। और फिर ये देखें कल 22 लोग जो है ट्रेन के हादसे में मर गए, हम पनामा को डिफेंड करते फिर रहे हैं। रोज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग, टेररिज्म से 3 गुना ज़्यादा लोग पिछले 10 सालों में 2 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये हमारे ट्रांसपोर्ट के 2 नंबर निज़ाम की वजह से मारे गए, इसलिए हम रोते हैं। बस जाते जाते मैं फैज़ की इस शेयर पे बात ख़त्म करता हूँ कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।